पेज नंबर 5 पे 3 पे आ जाए। टाइप्स ऑफ टैक्सेस इन पाकिस्तान 3 टाइप्स ऑफ टैक्सेस इन पाकिस्तान। नंबर 1, डायरेक्ट टैक्सेस एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस। इसमें पेज नंबर 3, इसमें पहला डायरेक्ट टैक्स इनकम टैक्स। ये खुद ही पढ़ लीजिएगा, इसमें क्या पढ़ना है। कैपिटल वैल्यू टैक्स, ये तसल्ली से बात सुनिएगा। ये टैक्सेस लिखे हुए हैं 5, 2 इस सफ़े पे, 2 इस सफ़े पे, फिर 1 अगले सफ़े पे, टोटल 5। इन 5 में से सिर्फ 2 टैक्स लॉज हमारे सिलेबस में है। नंबर 1 इनकम टैक्स है और नंबर 2 आपको पता है नीचे सेल्स टैक्स है। ये 2 लॉज हमारे सिलेबस में है। इन 2 लॉज को तो तकरीबन फुल फ्लेज हम पढ़ेंगे, लेकिन 3 लॉज का जस्ट इंट्रोडक्शन हमारे सिलेबस में है। इसको इंट्रोडक्शन भी नहीं कहा जा सकता, बस हल्का सा एक लाइन हमारे सिलेबस में है बाकी लॉज की। तो डायरेक्ट टैक्सेस में पहला इनकम टैक्स, दूसरा कैपिटल वैल्यू टैक्स। कैपिटल वैल्यू टैक्स ऑन डिफरेंट ट्रांजैक्शंस सच एज ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, ट्रांसफर ऑफ राइट्स एटसेट्रा। ये भी इमूवेबल प्रॉपर्टीज पे लगता है, लेकिन ये वो टैक्स नहीं है जो हमने पढ़ा था इमूवेबल प्रॉपर्टी पे। एक और टैक्स है जो लगता है इमूवेबल प्रॉपर्टी पे, सीवीटी कहते हैं इसको आमतौर पे, कैपिटल वैल्यू टैक्स। तो ये इनकम टैक्स के अलावा है, एक और बुलाया ये। जब आप प्रॉपर्टी बेचते हैं 2 टैक्सेस देते हैं, इनकम टैक्स भी देते हैं, ये वाला टैक्स भी देते हैं। बस इतनी सी लाइन हमारे सिलेबस में है। इसके रेट क्या हैं, इसका मैकेनिज्म क्या है, हमारे सिलेबस में नहीं है। इनडायरेक्ट टैक्सेस, सेल्स टैक्स एक्ट, ये मैं अभी नहीं पढ़ा रहा क्योंकि इसको पढ़ाने में 10-15 मिनट लग जाएंगे। ये सेल्स टैक्स में इंशाल्लाह आराम से पढ़ेंगे। तो सेल्स टैक्स की क्या 3-4 लाइनें हैं, इसको छोड़ें। वेट फॉर द सेल्स टैक्स, बेशक अभी याद भी ना कीजिएगा। कस्टम्स एक्ट, ये हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन इसकी 3 लाइनें हमारे सिलेबस में है, वो पढ़ लेते हैं। भाई कस्टम एक्ट 2 किस्म का टैक्स है। इंपोर्ट करते हैं चीज़ें, उस पर भी लगता है, एक्सपोर्ट करते हैं उस पर भी लगता है। कभी इंपोर्ट वाली चीज़ों पे इसका रेट 35 या 50% है। इसलिए लोग कहते हैं इंपोर्टेड गाड़ी महंगी है। 10 लाख की गाड़ी मंगवाई, 5 लाख गवर्नमेंट मांग लेती है, तो वो 10 लाख वाली गाड़ी 15 लाख में पड़ती है। तो कस्टम ड्यूटी बनी बनाई चीज़ों पे कम है और प्लांट एंड बनी बनाई चीज़ों पे ज़्यादा है, प्लांट एंड मशीनरी पे कम है। यानी अपने बाप ने बनी बनाई गाड़ी मंगवा ली तो गवर्नमेंट कहेगी कस्टम ड्यूटी ज़्यादा दो। लेकिन अगर आपने गाड़ियां बनाने वाला प्लांट इंपोर्ट किया, फिर गवर्नमेंट आपसे टैक्स कम मांगेगी। क्यों? फिर आप प्लांट लगाएंगे, फैक्ट्री खरीदेंगे, लोगों को नौकरी देंगे, उससे फिर कंट्री को फायदा होगा। इसलिए जो बनी बनाई चीजें हैं उन पे कस्टम ड्यूटी ज्यादा है और जो मशीन वगैरह है उस पे कम है। Customs Act in Pakistan specifies import and export duties on certain goods. A major portion of government revenue is collected through this tax. The rate of custom duty is determined by socio-economic factors. Under this act, high rate is applied on luxury items. Luxury चीजें import करें, high rate होगा, as well as less essential, कम essential. अब आप चॉकलेट import कर रहे हैं तो ये essential तो नहीं है, तो फिर चॉकलेट महंगी हो जाएगी, इंपोर्टेड चॉकलेट। द इंपोर्ट टैरिफ मतलब इंपोर्ट टैक्स। द इंपोर्ट टैक्स ऑन इंडस्ट्रियल प्लांट एंड मशीनरी इज लोअर। इंडस्ट्रियल प्लांट एंड मशीनरी पे इंपोर्ट टैक्स लोअर है। क्यों? क्योंकि इससे जॉब क्रिएट्स होंगी। देन डेट ऑफ कंज्यूमर गुड्स से मुराद क्या है? बनी बनाई चीजें अगर आप मंगवा लें फिर हुकूमत खुश नहीं होती आपसे। अगर आप चीजें बनाने वाली मशीन ही मंगवा लें तो फिर हुकूमत आपको गले मिलती है। फेडरल एक्साइज एक्ट, ये भी हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन इसकी 3-4 लाइनें हमारे सिलेबस में है, मजबूरन पढ़ना पड़ेगा इसको। अंडर फेडरल एक्साइज एक्ट टैक्स इज चार्ज एट अ स्पेसिफाइड रेट ऑन गुड्स प्रोड्यूस्ड इन द पाकिस्तान। चीज़ें बनने पे भी टैक्स लगता है, चीज़ें इंपोर्ट करने पे भी टैक्स लगता है, सर्विसेज पे भी टैक्स लगता है।
द बेस ऑन विच टैक्स इज चार्ज मे बी वैल्यू, मे बी रिटेल प्राइस, वो जो चीज़ के ऊपर लिखी होती है आरपी के नाम से, मे बी वजन, ज़्यादा वजन वाली का ज़्यादा टैक्स, कम वजन वाली का कम टैक्स। क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स इज डन एज पर हार्मोनाइज्ड कमोडिटी डिस्क्रिप्शन एंड कोडिंग सिस्टम। ये बड़ा सिंपल सा है, अगर आप थोड़ा फोकस करके पढ़ेंगे आपको खुद ही समझ आ जाएगा। गवर्नमेंट ने चीजों को कोड असाइन कर दिए हैं। अगर आप क्रीम प्रोडक्ट्स इंपोर्ट करोगे, चेहरे पे लगाने वाली क्रीम है, उसका कोड 100 से लेके 200 तक है। अगर आप गाड़ियां इंपोर्ट करोगे तो उसका कोड 200 से 300 तक है। अगर आप एसी इंपोर्ट करोगे उसका कोड 300 से 400 तक है। अब हर कोड के आगे लिख दिया कि अगर ये चीज इंपोर्ट करोगे और इसका इतना वजन होगा तो हमारी नजर में इसकी कीमत ये होगी, और फिर उसके ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी ये लगेगी। इसको कहते हैं हार्मोनाइज्ड, हार्मोनाइज कर दिया गया चीजों को। कमोडिटी, कमोडिटी चीजें होती हैं। हार्मोनाइज्ड कमोडिटी डिस्क्रिप्शन, उसमें डिस्क्रिप्शन भी लिखी होती है, ये चीज इस क्वालिटी की है। डिस्क्रिप्शन एंड कोडिंग सिस्टम, तो चीजों को लिस्ट डाउन करके उनको कोड असाइन कर दिए गए हैं ताकि जो बंदा भी चीज इंपोर्ट करने लगे वो एक सफ़े पे जाके देख ले कि मैं जो चीज इंपोर्ट कर रहा हूं उस पर क्या टैक्स है। अगर ज्यादा है तो मैं इंपोर्ट नहीं करता, खुद बना लेता हूं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स इज डन एज पर हार्मोनाइज्ड कमोडिटी डिस्क्रिप्शन एंड कोडिंग सिस्टम। ऑल एक्सपोर्ट्स आर चार्ज टू टैक्स एट द रेट ऑफ, एक्सपोर्ट्स पे आजकल रेट 0% है, इनकरेज करने के लिए। अच्छा जी, बताएं जी डायरेक्ट टैक्सेस कितने और इनडायरेक्ट कितने? डायरेक्ट 2 हैं, इनकम टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्सेस 3, सेल्स टैक्स, कस्टम एक्ट और फेडरल एक्साइज। अच्छा, अब आपके जहनों में एक सवाल आ सकता है कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट की बाइफर्केशन क्यों की है? तो वो आप सेल्स टैक्स में डिटेल से पढ़ेंगे। हल्का सा हिंट अभी सुन लें, समझ आ गई ठीक है, फिर भी कोई मसला नहीं। सेल्स टैक्स में बड़ी डिटेल से हम इसे देखेंगे। इनकम टैक्स एक दुकानदार ने देना है तो वो क्या करेगा, बिजनेस कैपिटल गेन वगैरह जमा करेगा और अपनी टैक्सेबल इनकम निकालेगा। उस पर जो टैक्स बनता होगा वो किसी से नहीं लेगा, खुद जाके अपनी दराज में से पैसे निकालेगा, FBR जमा करवा देगा। इस टैक्स का नाम क्या है? डायरेक्ट टैक्स, इनकम टैक्स। सेल्स टैक्स में ऐसा नहीं होता, आपने देखा है। गवर्नमेंट दुकानदार के पास आती है, दुकानदार को कहती है सेल्स टैक्स दो, दुकानदार कहता है मैं अपनी जेब से नहीं दूंगा लेकिन मैं आपको लेके दे देता हूं। तो आपने देखा होगा चीजों के ऊपर प्राइस में ऐड हुआ होता है प्लस सेल्स टैक्स, लेकिन कभी आपने प्लस इनकम टैक्स लिखा हुआ नहीं देखा होगा, हमेशा लिखा हुआ देखा होगा प्लस। तो वो बर्डन आप पे डाल देता है और अपनी जेब से कुछ पे नहीं करता। तो सेल्स टैक्स दुकानदार से डायरेक्टली लिया जाता है या इनडायरेक्टली? इनडायरेक्टली। दुकानदार देता है या कस्टमर पे बर्डन डाल के देता है? कस्टमर के कई दफा बिल पे भी ऐड कर देता है जमा सेल्स टैक्स, आपने देखा होगा। लेकिन बिल पे कभी आपने होटल के ये नहीं लिखा देखा होगा जमा इनकम टैक्स, नहीं। इनकम टैक्स दुकानदार खुद ही देगा, लेकिन सेल्स टैक्स का बर्डन किस पे शिफ्ट कर देगा? तो इनकम टैक्स दुकानदार डायरेक्टली देता है और सेल्स टैक्स इनडायरेक्टली कस्टमर से रिकवर करके गवर्नमेंट को जमा करवाता है। बहरहाल इसका मैकेनिज्म सेल्स टैक्स में हमने पढ़ना है, फिलहाल इसमें जाने की जरूरत नहीं। चलें जी, इस चैप्टर की हेडिंग्स रिवाइज करें। सबसे पहली हेडिंग डेफिनेशन ऑफ, दूसरी नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव्स ऑफ, फिर हर टैक्स लॉ का अलग ऑब्जेक्टिव भी याद करना है। इस रो में आ जाओ भाई, ये जो खाली है, आगे 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 जो खाली है, हाँ जी। इसके बाद बेसिक्स ऑफ टैक्स लॉज हैं, फिर टैक्स मुल्क की डेवलपमेंट में कैसे काम करते हैं, फिर स्ट्रक्चर्स ऑफ टैक्सेस कितने हैं, टैक्स लगाने के मोटे मोटे असूल, प्रिंसिपल्स फॉर लेवी ऑफ टैक्स, फिर अच्छे टैक्स लॉ में क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, 10 नो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, फिर किसी मुल्क का साउंड टैक्स सिस्टम हो तो उसमें कितनी खासियत पाई जाएंगी, 4 साउंड जबरदस्त किस्म का टैक्स सिस्टम। और उसके बाद फेडरल टैक्सेस पाकिस्तान में 2 हैं, नंबर 1 डायरेक्ट टैक्स एंड नंबर 2 इनडायरेक्ट टैक्स। तो पहले 3 चैप्टर से मैंने आपको बताया, 10 नंबर का सवाल आता है पेज 4,
हिस्ट्री ऑफ टैक्स लॉज 2-3, भाई एसी चला दें। हिस्ट्री ऑफ टैक्स लॉज 2-3 मिनट पढ़ते हैं, सैलरी का चैप्टर शुरू करेंगे। चलाएं वो भी। ये वाला एसी चलवाएं, टाइम पे आया करें। नहीं अब ये कोई एक्सक्यूज नहीं है, पिछली रो में जगह बनाएं। ओके, हिस्ट्री ऑफ टैक्स लॉज इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में टैक्स लॉज की हिस्ट्री। इन पाकिस्तान फेडरल गवर्नमेंट हैज अ राइट टू कलेक्ट टैक्स ऑन इनकम ऑफ अ पर्सन। ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, फेडरल गवर्नमेंट का हक है कि बंदे की इनकम पे क्या ले, टैक्स। इन द हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न टैक्स केम फ्रॉम 1860, मॉडर्न भी है लेकिन आया 1860 से। बिफोर द पार्टीशन, तकसीम से पहले, इनकम टैक्स वाज इंट्रोड्यूस फर्स्ट टाइम इन 1860। द ब्रिटिश एम्पायर फर्स्ट इंट्रोड्यूस द इनकम टैक्स लॉ 1860, बस कर दो 1860, टू फुलफिल द डेफिसिट फेस ड्यू टू जंग अजीम ऑफ 1857। द टैक्स वाज खत्म कर दिया गया इन 1865। देयर आफ्टर 1886 में एक नया टैक्स लगाया गया, एंड इट वाज लगा ऑन ट्रेडर्स, सिर्फ दुकानदारों पे लगाया गया, बाय सम प्रोविंसेस, सूबों वालों ने सिर्फ दुकानदारों पे टैक्स लगाया, सैलरी वालों पे नहीं लगाया। इट्स बेसिक स्कीम स्टिल सर्वाइव्स टुडे, और जिस तरह उस जमाने में लगा तकरीबन उसी तरह आज भी जमाने में लगा हुआ है। इट इंट्रोड्यूस द डेफिनेशन ऑफ एग्रीकल्चर इनकम, इसने पहली दफा एग्रीकल्चर इनकम को डिफाइन किया और जिसको माफ किया गया, और वो आज तक माफ है। आफ्टर द दुनिया की जंग, गवर्नमेंट रिक्वायर मोर पैसे, तबाही हो गई, गवर्नमेंट ने कहा पैसे चाहिए। सो इन 1916 पहली दफा प्रोग्रेसिव रेट, वो जो चैप्टर 4 वाले हैं, पेज 34 और 35 बड़े हो गए हैं। सो इन 1916 फॉर द फर्स्ट टाइम प्रोग्रेसिव रेट्स वर इंट्रोड्यूस्ड। गवर्नमेंट थॉट फ्लैट रेट्स आर नॉट जस्टिफाइड, डिविडेंड की तरह के रेट्स में फ्लैट रेट्स आर नॉट जस्टिफाइड, and the amount of tax levied should depend upon the, for collecting additional resources a super tax was लगा। ओहो, आगे चलें। The most comprehensive law introduced was 1922, in which इनकम टैक्स एंड सुपर टैक्स पर इकट्ठा कर दिया गया। इसके मोटे मोटे फीचर ये थे, रेट्स टू बी डिसाइडेड एवरी ईयर, वो जो चैप्टर 4 में 2 टेबल हैं वो हर साल रिवाइज हुआ करेंगे, पहला ये डिसीजन हुआ, और पाकिस्तान में तकरीबन हो रहे हैं, हर साल ही रिवाइज हो रहे हैं, वो रेट्स हर साल रिवाइज हुआ करेंगे। दूसरा, इन सर्टन केसेस टैक्स विद होल्डिंग वॉज मैंडेटरी। विद होल्डिंग हमने डिविडेंड में पढ़ी थी, विद होल्ड का मतलब होता है डिडक्शन, टैक्स काटना। तो डिविडेंड अगर ₹1,00,000 था तो मैंने कहा था 15,000 टैक्स कट जाएगा और आपके हाथ में कितना आएगा, 85,000। इन सर्टन केसेस टैक्स काटना वॉज जरूरी, मिसाल इसकी डिविडेंड। रीओपनिंग ऑफ असेसमेंट वॉज अलाउड। असेसमेंट का मतलब अंडरलाइन टैक्स कैलकुलेशन, रीओपनिंग ऑफ टैक्स कैलकुलेशन वॉज अलाउड। अगर आपने टैक्स कैलकुलेशन में गलती की है तो गवर्नमेंट उसको रीओपन करके सही कर सकती है। आफ्टर आजादी द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अडॉप्टेड दिस एक्ट। 1947 में कायदे आजम के मशवरे से, इलामा इकबाल नहीं थे उस मशवरे में, कायदे आजम के मशवरे से सोचा गया कि पाकिस्तान में कौन सा टैक्स लगाएं, तो मशवरे में तय पाया जी 1922 वाला लगा देते हैं, वही है इस वक्त। टिल 1979 लॉट ऑफ अमेंडमेंट्स टुक प्लेस इन 1922, रिजल्टेंटली द एक्ट बिकेम अ मुश्किल लॉ। So, keeping in view the difficulties, government promulgated a new law called Income Tax Ordinance 1979। तो पहली दफा पाकिस्तान में खुद लॉ बनाया गया 1979 में। This law was amended through number of finance acts and after 23 साल of its existence, a new law was promulgated in 2001, जो आपके नेक हाथों में है। मुशर्रफ के जमाने में ये बनाया गया 2001 में।
द फंडामेंटल चेंज इंट्रोड्यूस वॉज इंट्रोडक्शन ऑफ अ रिजीम ऑफ यूनिवर्सल सेल्फ असेसमेंट स्कीम। इसके आगे लिखे सेक्शन 120 चैप्टर 15, सेक्शन 120 चैप्टर 15। सेक्शन 120 चैप्टर 15 में यूनिवर्सल सेल्फ असेसमेंट स्कीम आपको समझाने में मुझे 15 मिनट लगेंगे, इसलिए रेफरेंस लगवा दिए, फिर कभी काम आ जाएगा। याद कर सकते हैं आप लफ्ज़ घर जाके, यूनिवर्सल सेल्फ असेस, हर बंदा अपने आप को खुद असेस करे मैं कितना कमा रहा हूं। दिस लॉ हैज बीन अमेंडेड थ्रू नंबर ऑफ फाइनेंस एक्ट एंड चेंजेस आर स्टिल गोइंग ऑन। सर ये याद करना है, क्लास से निकल रहे होते हैं ना ये पढ़ा के, सर ये हिस्ट्री याद करनी थी, सर ये पेपर में आ सकती है, नहीं वैसे ही पढ़ा दिया मैंने कहा कभी आपको फ़ायदा हो जाए। भाई ये डब्बे में होती तो फिर आप छोड़ सकते थे, ये याद करनी है। आई कैप की किताब में है, मुझे नहीं पता आ सकती है या नहीं, आई कैप की किताब में है, आपकी मर्जी है, रिस्क लेना ले लें। ओके, तो थोड़ी बहुत ही तो याद कर लीजिएगा, कोई 75% तो याद कर लीजिएगा, लेकिन ऐसा ना हो 75% आप याद करें और उस पेपर में सवाल है 1922 के बाद क्या हुआ था, फिर आप मुंह देख रहे हो 1922 तक तो मैंने याद किया था। डिपेंड्स। जी भाई, अब मेरे ख्याल से बस में सवारियां बैठ गई हैं सारी, तो हम बस चलाते हैं, निकाल लें सैलरी का चैप्टर, ये ताज़ा दाम हो जाए, फ्रेश जबरदस्त। ऐसे सफ़े को ताज़ा दम करें, मैं आ गया हूं बिल्कुल, ऐसे हाथ फिर सब जबरदस्त। पेज नंबर 86। ओके जी, थ्योरेटिकल पोर्शन आप एंजॉय नहीं करते, न्यूमेरिकल आप ज़्यादा एंजॉय करते हैं, पता नहीं क्यों। ओके, सैलरी में 3 डेफिनेशंस हैं, एम्प्लॉई, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयमेंट। अक्सर सैलरी का न्यूमेरिकल आता है पेपर में, अक्सर बिजनेस का आता है, कभी कभी दोनों का आ जाता है, लेकिन कभी आमतौर पे कभी ऐसा होता है सैलरी का ज़्यादा आ जाता है न्यूमेरिकल, और 15 से 20 नंबर का भी सैलरी का न्यूमेरिकल होता है। 20 नंबर का टोटल न्यूमेरिकल होता है, उसमें 12-13 नंबर सैलरी के होते हैं और 7-8 नंबर अदर सोर्स कैपिटल गेन सबके मिला के होते हैं। तो न्यूमेरिकल में 3-4 एडजस्टमेंट अदर सोर्स कैपिटल गेन प्रॉपर्टी की होती हैं, और न्यूमेरिकल में 9-10 एडजस्टमेंट सैलरी की होती हैं। सैलरी का चैप्टर इज अ बिग चैप्टर, ओके, बट वेरी इजी। अच्छा, सैलरी, तो ये 3 पर्सन्स, एम्प्लॉय, एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉय कौन है, डेफिनेशन पढ़ें जी। एम्प्लॉय मीन्स एनी इंडिविजुअल इंगेज्ड इन द एम्प्लॉयमेंट। जिसका पिछला मिस हो चुका है वो कम से कम इस चैप्टर से नियत कर ले कि मैं सही से याद करूंगा, इतना बड़ा भी उसका नुकसान नहीं हुआ पिछला मिस होके। एम्प्लॉय मीन्स एनी इंडिविजुअल इंगेज्ड इन एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयर मीन्स एनी पर्सन हु इंगेजेस, ना सिर्फ नौकरी देते एंड रिमोनरेट्स, बल्कि महीने के एंड पे रिमोनरेट भी करता है। रिमोनरेट का मतलब क्या है, तनख्वाह देता है। एंड रिमोनरेट्स किसको, एम्प्लॉय। तो एम्प्लॉयर का मतलब बॉस, तो 21 को किताबों में मास्टर भी कहा जाता है और 20 को सर्वेंट भी कहा जाता है। 21 मास्टर है और 20 सर्वेंट है। ओके, एम्प्लॉयमेंट, वो जो नौकरी का इनका माहिदा है आपस में, एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट इंक्लूड्स द डायरेक्टरशिप। अच्छा, आपको पता होगा कुछ डायरेक्टर ऐसे हैं, कंपनी लॉ आपने पढ़ा होगा, जो सैलरी पे काम भी करते हैं। एम्प्लॉयमेंट इंक्लूड्स द डायरेक्टरशिप और अदर ऑफिस, ऑफिस से मुराद पोस्ट, और अदर पोस्ट इन्वॉल्व इन द मैनेजमेंट ऑफ कंपनी। जैसे आप लिख सकते हैं CEO, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, और अदर ऑफिस, ऑफिस से मुराद पोस्ट।
or other post involved in the management of company. A position से मुराद post, a post which gives the employee a fixed पक्की तनख्वाह और ascertainable। भाई ascertainable की मिसाल है सेल्स, जो एम्प्लॉयज होते हैं ना सेल्स डिपार्टमेंट में, उनको आपको पता है कई दफ़ा ये कहा जाता है कि आपकी तनख्वाह 30,000 है, इसके अलावा आपने जितनी सेल की उसका 1% भी आपको दिया जाएगा। तो अब बताएं कि उनकी तनख्वाह का कुछ हिस्सा फिक्स है और कुछ हिस्सा एसरटेन होगा। किस पे डिपेंड करेगा? अच्छी सेल कर दी ज्यादा हिस्सा मिल जाएगा, कम सेल करी तो एसरटेनेबल की मिसाल है कमीशन ऑन सेल्स। सेल्स पे जो कमीशन मिलता है, सेल ज्यादा कमीशन ज्यादा, सेल कम कमीशन कम। लाहौर के अंदर जो सेल्स मैनेजर है उसको ज्यादा कमीशन मिलता होगा, गुजरांवाला के अंदर जो सेल्स मैनेजर है उसे कम कमीशन मिलता होगा, शायद गुजरांवाला में बिजनेस की सेल कम होती हो। एसरटेनेबल फिक्स नहीं है। द होल्डिंग और एक्टिंग इन एनी पब्लिक ऑफिस, पब्लिक ऑफिस के मुराद है MNAs MPAs। MNAs MPAs को गवर्नमेंट एम्प्लॉय कहती है कि ये हमारे नौकर हैं, एम्प्लॉय कहती है MNAs और MPAs। इनको जो तनख्वाह मिलती है इसलिए फिर वो चली जाती है इनकम फ्रॉम सैलरी में। तो इसने खींच तान के MNAs MPAs को भी एम्प्लॉयमेंट के कॉन्ट्रैक्ट में फेंक दिया ताकि उनको जो मिलने वाली तनख्वाह है उस पर डिबेट ना हो कि ये किस हेड में जाएगी, तो उनकी तनख्वाह फिर इनकम फ्रॉम सैलरी में जाएगी। ओके अच्छा जी, नीचे वाला आपने पढ़ना नहीं है, बस एग्जांपल 2 टिक कर लें, बाकी ना पढ़िएगा। सैलरी में जो मैं आपको कहूं डब्बे में वो पढ़ा करना है, बाकी नहीं पढ़ा करना। एग्जांपल 2 पढ़ लें बस। अच्छा सुन लें, राइज ने एक बंदे को नौकरी पर रखा 8 घंटे की, कि 8 घंटे तुम आया करोगे, कंप्यूटर ख़राब हो गया, किसी का लैपटॉप ख़राब हो गया, नेटवर्किंग का इशू हो गया, गार्डन टाउन में गुलबर्ग के अंदर कहीं भी इशू हो गया, सर्वर डाउन हो गया, इंटरनेट कनेक्टिविटी का मसला आ गया, बहुत सारे काम है। तो इसी तरह क्लासेस हो रही होंगी कंप्यूटर की, वहाँ पे कोई मसला आ गया, तो फिर तुमने क्या किया करना है, उसको कंप्यूटर को ठीक किया करना है। तो वो 9 बजे आया करेगा, 5 बजे जाया करेगा। अच्छा, औजार वो अपने घर से लाएगा या राइस वाले प्रोवाइड करेंगे? राइस वाले प्रोवाइड करेंगे। अच्छा, अगर उसने आगे पीछे आना होगा तो बताना पड़ेगा या अपनी मर्जी करेगा? बताना पड़ेगा लेट आने पे। इसलिए मास्टर सर्वेंट का रिलेशन पाया जा रहा है, इसलिए वो बंदा हमारा क्या है? एम्प्लॉय। उसने प्रिंसिपल साहब को कहा भाई एक काम मेरे से नहीं हो रहा, नेटवर्किंग का इशू आ गया, मुझे समझ नहीं आ रहा, तो मैं नहीं कर सकता, सॉरी। अब प्रिंसिपल साहब ने वी सेंटर में किसी बंदे को फोन किया, अब प्रिंसिपल साहब ने कहा कि 10 बजे आ जाना, तो आपको पता है मोटर सही करने वाला भी 10 बजे नहीं आता, वो अपनी मर्जी से आएगा कि 10 बजे ही पहुंचा होगा, मर्जी से आएगा, हो सकता है ना आए, क्योंकि ही इज नॉट अवर सर्वेंट एंड वी आर नॉट मास्टर। काम तो वही कर रहे हैं, आके 2-3 घंटे में काम करके चला जाएगा। अच्छा, औजार अपने वो लेके आते हैं, मोटर सही करने वाले औजार लेके आते हैं। तो 2-3 चीजें हैं जिनसे आपको फील हो रहा है कि ही इज नॉट अवर सर्वेंट, अपनी मर्जी से आ रहा है, अपनी मर्जी से काम करते करते कहेगा मैं खाना खाने जा रहा हूं। अब आप उसे रोक नहीं सकेंगे, यार तूने तो कहा था मैं काम करूंगा खाना खाने, लेकिन अपने एम्प्लॉय को रोक लेंगे आप कि भाई लंच ब्रेक हमने 1 से 2 रखी हुई है, तू क्यों उस टाइम खाना खाने जा रहा है? तो इसलिए मास्टर सर्वेंट का रिलेशन पाया जाए तो आपकी सैलरी इनकम है, वरना आपकी इनकम सैलरी। अब अगर उस बंदे की दुकान है रिपेयर की, तो फिर वो बंदा अपनी इनकम को बिजनेस में डाल देगा, या अगर कभी कभी करता है तो उधर सोर्स में डाल देगा। लेकिन एनी केस राइज वाले जो उसको तनख्वाह देंगे वो सैलरी इनकम नहीं है, बिकॉज ही इज नॉट अवर सर्वेंट। तो सैलरी इनकम में कोई चीज डालने के लिए कौन सा रिलेशन होना जरूरी है? मास्टर सर्वेंट, वरना वो सैलरी इनकम नहीं है। ABC company is in the business of repairing computer. The company has engaged Mr. Aslam on a monthly salary of 30,000 and his job is to repair computers of the company. उसकी जॉब ही ये है। One of the computer was damaged badly due to some mishandling. The company called Babar,
हु चार्ज कंपनी 200 पर आवर। अब बता दें जी असलम और बाबर में क्या फर्क है? रिलेशनशिप बिटवीन एबीसी कंपनी एंड असलम इज एम्प्लॉयमेंट, while the relationship between ABC company and Babar is because he is providing service in an independent capacity। डिपेंडेंट कौन हुआ करेगा? टाइम के एतबार से भी डिपेंडेंट हुआ करेगा, ब्रेक भी डिपेंडेंट होगा, चीजें भी हमारे से मांगा करेगा। इंडिपेंडेंट कौन हुआ करेगा? जो 2-3 घंटे के लिए आया। तो सिंपल सी बात थी, मेरे ख्याल से बताने की जरूरत भी नहीं थी, आपको अंडरस्टैंडिंग खुद ही ये डेवलप हो गई। ओके, नेक्स्ट सैलरी। सैलरी का चैप्टर प्रॉपर्टी और बिजनेस से जरा डिफरेंट है और इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। अगर 100 टैक्स क्रेडिट्स का टेस्ट होगा मंडे को। अच्छा, ये 2010, ये 2011, आपको 10 लाख तनख्वाह रिसीव हुई 10 महीने की। 2012-11 में आपने एम्प्लॉयर को कहा तुमने मुझे 10 लाख क्यों दिया है? मैंने तो 12 महीने काम किया। तो उसने कहा मादरत, मेरे पास 2 लाख अभी है नहीं मई जून का, वो वेट करो। अगले साल 2 लाख मिल गया आपको, पिछले साल वाला भी, और 12 लाख इस साल वाला भी मिल गया। एम्प्लॉयर के हालात बेहतर हो गए, कैश अवेलेबल था उसके पास। ने कहा जैसे मैंने वादा किया था पिछले साल वाला 2 लाख भी दे देता हूं और इस साल वाला 12 लाख तुम्हारा बनता है वो भी तुम्हें दे देता हूं। अब सवाल है, अगर मैं एक्रूअल बेस पे चलूं तो मेरी इनकम इधर भी 12 लाख है, इधर भी 12 लाख है, लेकिन सैलरी के चैप्टर में एक्रूअल बेस को डिस्करेज किया लॉ मेकर ने, और सैलरी के चैप्टर में वो कैश बेसिस पे चला है। तो इस साल हमें टैक्स देना पड़ेगा 14 लाख पे और इस साल हमें टैक्स देना पड़ेगा 10 लाख पे। इट इज माई इनकम फ्रॉम सैलरी, इट इज माई इनकम फ्रॉम सैलरी। तो सैलरी के चैप्टर का सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट ये है कि सैलरी जब तक मिल ना जाए तब तक उस पर टैक्स नहीं लगना। अच्छा, एक छोटी सी बात हो, 2011 के जून में एम्प्लॉयर ने खुश होकर कहा तुम्हें 50,000 बोनस देना है। खुश होकर कह दिया तुम्हें 50,000 बोनस देना है, और दिया अगले साल। बताएं किस साल टैक्स लगेगा? अगले साल। तो सैलरी के चैप्टर में बड़ी से बड़ी अमाउंट का वादा कर ले तब तक आपने नहीं डालनी सैलरी इनकम में जब तक वो, हाँ, इसकी लॉजिक कुछ किताबों में लिखी है कि सैलरी के चैप्टर में ना लॉ मेकर बड़ा रिलैक्स करके चलता है टैक्स पेयर को। अब टैक्स पेयर कह रहे हैं मुझे मिला ही 10 है, मैं कहां से 12 पे टैक्स दूं, मैं बड़ी मुश्किल से अपने घर का खर्चा चला रहा हूं। हाँ, जब मिले 14 फिर 14 में मांग लो। इसलिए सैलरी के चैप्टर में एम्प्लॉयर के वादा करने पे टैक्स नहीं लगता, बल्कि एम्प्लॉय को जब पैसे मिल जाए, जरूरी नहीं पैसे मिले, उसके अकाउंट में भी ट्रांसफर आप कर सकते हैं। तो क्या लिखा हुआ है भाई, पढ़ें पॉइंट 1 में, एनी सैलरी रिसीव्ड बाय एन एम्प्लॉय shall be chargeable under the head salary। नोट की लेफ्ट वाला सफा इन्हीं चीजों के लिए, लेफ्ट वाला सफा और उससे पिछला सफा सारे इन्हीं चीजों के लिए। छोटा छोटा अगर आप इधर नोट कर सकते हैं तो भी एक्सेप्टेबल है, लेकिन ये जो सफे खाली हैं ये इन्हीं चीजों के लिए हैं। जो भी बातें लिखनी है रजिस्टर पे नहीं लिखनी, इन्हीं सफों पे लिखनी है। बल्कि चैप्टर 1 वाला तो 2 सफे वैसे ही आप खाली छोड़ आए हैं, उनका तो पता नहीं आपने आप क्या करना है, उन पे भी जाकर कुछ लिख लिया करें। तो जो कुछ लिखना है किताब पे लिखना है। किताब में ऐसे सफे आपको बहुत मिलेंगे, थक जाएंगे आप ढूंढ ढूंढ के। रजिस्टर पे सिर्फ न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन आपने नोट करना है। और किसी दिन टाइम मिले कैपिटल गेन, प्रॉपर्टी, अदर सोर्स की चीजें भी बुक पे अपडेट कर लें जो आपने नोट्स में की हुई हैं, अगर नोट्स मिल जाएं। अभी जाते ही घर वालों को बता देना है आज मैं अदर सोर्स, अम्मी कल टैक्स क्रेडिट्स। बेटा ठीक है, फिर सेक्शन 62 मुझे सुना देना। अम्मी जबरदस्त, हाँ तो अब्बू कहेंगे 63 मैं सुनूंगा, सेक्शन 63 मैं सुनूंगा। भाई अकल मानता भाई ने आके कहा 65B मैं सुनूंगा।
टैक्स क्रेडिट फॉर इन्वेस्टमेंट इन प्लांट। आप फिर फिक्रमंद हो जाएंगे, आप आज ही लिख के याद करेंगे। टैक्स क्रेडिट से न्यूमेरिकल्स जो मैंने क्लास में कराए थे वो जरूर करने हैं। पहले 2 सवाल ही तकरीबन टेस्ट में न्यूमेरिकल हैं। कैपिटल गेन चाइना, बिजनेस इथोपिया, जैसे 2 न्यूमेरिकल हैं टेस्ट में। ओके, ओके, नेक्स्ट, व्हेन अ सैलरी is treated to be received, कब समझा जाएगा सैलरी आपको क्या हो गई है, रिसीव हो गई है। भाई आपकी सैलरी है महीने की 50,000, उसमें एक्चुअली रिसीव हुई 50,000, तो इनकम में भी जाएगी 50,000। फर्ज करें आपको रिसीव हुई 45,000, क्या लिखा हुआ है, अप्लाइड ऑन बिहाफ, अप्लाइड ऑन बिहाफ। एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉयर को, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय की मुलाकात हुई। एम्प्लॉय ने एम्प्लॉयर को कहा, नौकर ने मास्टर को कहा कि 50,000 जब तुम मुझे देते हो मैं घर लेके जाता हूं, 50,000 सारा ही खर्च हो जाता है, तो खुदा के लिए मुझे 50,000 ना दिया करो, 5,000 मेरे बिहाफ पे अलग रख दो। तो एम्प्लॉयर ने एक बास्केट खरीदी और बास्केट में बंदे का नाम लिखा, मिस्टर कामरान, और यहां पे बास्केट में हर महीने 5,000 डालता रहता है। इस अरेंजमेंट का मुश्किल सा नाम है प्रोविडेंट फंड। अब होता क्या है, एम्प्लॉय की तनख्वाह होती है 50, घर कितने लेके जाता है, 45, हर महीने कितने छोड़ देता है, ये 5 एम्प्लॉयर किस में डाल देता है, बास्केट में। ये बास्केट एम्प्लॉय को कब मिलेगी, रिटायरमेंट के, नहीं साल के पे नहीं मिलती। ये बास्केट एम्प्लॉय को कब मिलेगी, रिटायरमेंट के वक्त, जब नौकरी छोड़ के जा रहा होगा। इसको कहते हैं फोर्स्ड सेविंग। एम्प्लॉय ने अपने ऊपर जो है वो फोर्स किया अपने आप को कि मैं सेविंग करूं, घर में तो पैसे बचते नहीं, तो एम्प्लॉयर ने कहा चलो ठीक है तुम्हारी सेविंग में मैं हेल्प कर देता हूं, सेविंग्स मेरे पास सेव कराते रहो। अब ये एम्प्लॉय घर ले गया या एम्प्लॉयर ने उसके लिए अलग कर दिए, उसके लिए अलग कर दिए कि इंग्लिश, उसके लिए, हाँ इस अरेंजमेंट का नाम प्रोविडेंट फंड है, उसके लिए अलग कर दिए कि इंग्लिश, अप्लाइड ऑन बिहाफ, तुम्हारे बिहाफ पे मैंने 5 अलग कर दिए। अब लॉ मेकर कह रहा है कि फिर एज्यूम किया जाएगा, तो वापस आ जाए, एज्यूम किया जाएगा तुम्हें मिले कितने, 50, और टैक्स किस पे लगेगा, लेकिन घर कितने लेके जाएगा, 45। आगे का लिखा हुआ है, नहीं, अप्लाइड एट इंस्ट्रक्शन ऑफ द पर्सन, अप्लाइड एट इंस्ट्रक्शन। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय की मुलाकात हुई, एम्प्लॉय ने कहा, भाई आप देखो इधर देख के सीए करो, एम्प्लॉय ने कहा मेरे बच्चे की स्कूल फीस है 2,000, तो हर महीने में जमा कराने जाता हूं, बड़ा टाइम लग जाता है, तो एम्प्लॉयर ऐसा करो कि कोई बंदा भेज दिया करो, वो आके जमा कराया करे। तो एम्प्लॉयर ने कहा चलो ठीक है, मैं पीएन भेज दिया करूंगा दफ्तर से, वो जाके जमा कराया करेगा। अब एम्प्लॉय को तनख्वाह सिर्फ कितनी मिलेगी, और 2,000 रुपया एम्प्लॉय की इंस्ट्रक्शन पर, एम्प्लॉय की इंस्ट्रक्शन पर पहुंच जाएगा स्कूल। और एम्प्लॉय ने किसे, इंस्ट्रक्शन नहीं होती असल में, ये रिक्वेस्ट होती है। एम्प्लॉय ने किसे इंस्ट्रक्शन दी है, एम्प्लॉयर को, बॉस को कहा है कि मेरे पैसे ना वहां पे कर दिया करो, तो ठीक है, फिर अब एम्प्लॉयर कहेगा तुम्हारे ही 2,000 हैं,
मैं अपनी तरफ से नहीं दे रहा, एम्प्लॉयर अपनी तरफ से नहीं 2000 देगा, आप उसकी तनख्वाह में से काट के दे देगा। नेक्स्ट, और यार हाथों की छुरी थले साल हो, एक और चीज लिखी हुई है। हाँ तो फिर हद होगी, बद होगी, खुद ही फीस नहीं पूरी करनी आपने, आगे आगे जा रहे हैं। अप्लाइड अंडर एनी लॉ, अप्लाइड अंडर एनी लॉ का मतलब ये है कि एम्प्लॉई आ रहा था, इशारा नहीं तोड़ा, इशारे का खंबा भी तोड़ दिया, डॉल्फिन वाले आ गए, दूसरी पुलिस वाले थे नहीं, डॉल्फिन वालों ने कहा चलो डॉल्फिन पकड़ते हैं, तो डॉल्फिन वाले आ गए, डॉल्फिन वालों ने कहा किधर है, तो एम्प्लॉय ने कहा ये छुपा हुआ है मेज के नीचे, उन्होंने बाहर निकाला, एम्प्लॉय ने कहा मैंने नहीं जाना, एम्प्लॉयर ने कहा क्या मसला है, उन्होंने कहा जी इसका 3000 जुर्माना बनता है, इशारा जमा खंबा, 300 उसका 2700 खंबे का, तो इसका 3000 जुर्माना बनता है, तो एम्प्लॉयर ने कहा इन्हों ले जाओ, एम्प्लॉय ने कहा मैं नहीं जाना, मैं नहीं जाना। ओके, अब ऐसी सूरत में क्या किया कि एम्प्लॉयर ने कहा तेरी तनख्वाह में से मैं 3000 काट दूंगा, एम्प्लॉय रोने लग गया, एम्प्लॉयर ने काट लिए पैसे और 3000 दे दिया, अप्लाइड अंडर लॉ। हाँ अब आ जाए जहां जो कह रहे थे आप लोग, मेड अवेलेबल, मेड अवेलेबल। अब एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय से मुलाकात हुई, एम्प्लॉय ने कहा माशाल्लाह माशाल्लाह आप तो सही हवाओं में, ठंडी हवाओं में, तो मैं उतार लूँ इसे, मैं ले जाऊँ, आपको बुरा ना लगे तो आओ यार शौकत इधर आओ, उतारो यार इसे। तो एम्प्लॉयर ने कहा ठीक है 20,000 का है ये, या चलें 15,000 का है, तो बाकी तुम ऐसा करो कि 25,000 पैसे ले लो, तो 20,000 का एसी मैं तुम्हें मेड अवेलेबल कर देता हूँ, एसी 20,000 वाला, तो 15 का। ओके गाइस 15,000, मैंने कहा इधर मिटा दूं वरना आपने 0 लिखते रहना है, बच्चों की तरह नोट करते हैं आप लोग, जो लिखा हुआ है एज इट इज वही नोट करना होता है। ओके तो 50 देने थे। अब सवाल ये है व्हाट इज इनकम फ्रॉम सैलरी। अब पता है एम्प्लॉय क्या कहता था, मेरी इनकम फ्रॉम सैलरी 25 है, तो हुकूमत ने कहा झूठ बोल रहा है, ही इज मारिंग कूड़, झूठ बोल रहा है। इनकम फ्रॉम सैलरी कितनी है, क्योंकि रिसीव्ड की ब्रॉड डेफिनेशन है, ये भी तो उसी को मिले, ये भी तो उसी को मिलेंगे, ये भी तो फायदा उसी को मिला, ये भी तो उसी को मिला, ये भी तो उसी को मिला, तो फिर रिसीव्ड की डेफिनेशन बहुत ब्रॉड है। तो व्हाट इज इनकम फ्रॉम सैलरी ऑफ दिस पर्सन, 50,000। नाउ यू कैन मेक दिस अम्ब्रेला। वैसे अंब जा चुके हैं बहरहाल, नहीं दोबारा टैक्स नहीं लगेगा, दोबारा टैक्स, मैसेज कर दें वाटर ले आए, H2O NaCl डाले बगैर। मजा आ रहा है ना सैलरी के चैप्टर में, चैप्टर 1 में आपने मुंह बना हुआ था कल, मेरी हिम्मत, मैंने भी दूसरी जगह जाके पढ़ाना था। ओके आप ऐसे बोर हो रहे होते हैं जैसे आप पता नहीं कितनी दफा पढ़ रहे हैं, टीचर का नहीं सोचे कितना बोर हो रहा है। अच्छा आप समझ रहे थे टीचर खुश हो रहा है सैलरी पढ़ा के, मिसालें दे दे के बोर हो चुका होता है टीचर। ओके अच्छा जो किताब में लिखा हुआ है वही लिख रहे हैं आप, इसकी मिसालें नहीं लिख रहे।
असल तो इसकी मिसालें लिखनी थी। प्रोविडेंट फंड, स्कूल फीस, इशारा तोड़ा, तोड़ा बोरी तोड़ा। अच्छा, वैसे ही मैंने कहा तब बता दूं, तोड़ा बोरी को कहते हैं पंजाबी में। क्योंकि आप लोग दुकान पे खड़े होते हैं साढ़े 7 लगा के भाई तोड़ा पकड़ाइए, आप ये परेशान हो जाते हैं तोड़ा की। पढ़े जी पेज 86। अ पर्सन यानी एम्प्लॉय, पर्सन से मुराद यहाँ एम्प्लॉय है। एम्प्लॉय शेल बी ट्रीटेड एज हैविंग रिसीव्ड एन अमाउंट बेनिफिट और परक्विजिट। परक्विजिट्स पे तो पूरा चैप्टर है हमारा एक। An employee shall be assumed as having received an amount benefit if it is actually received, if it is implied on behalf of person, person से मुराद वही employee, if it is applied at instruction of person, if it is applied under law, और made available। made available में लिख लें चेक भी आ जाता है, चेक दे दिया, चेक भी made available है। Okay, come on, point 2। अच्छा, सफ़े के टॉप पे एक एग्जांपल लिखें, पेज 86 के एंड पे 87 के टॉप पे, जहां मर्जी लिख लें, ज्यादा मत सोचें, लिखें आप। एम्प्लॉयर सेड इन जून, एम्प्लॉयर ने जून में कहा, एम्प्लॉयर सेड इन जून that I agree salary is payable, that I agree salary is payable, मैं मानता हूं सैलरी पेएबल है। But he paid in July, अच्छा आप बता दें क्या होगा। एम्प्लॉयर ने मुंह से मान लिया सैलरी पेएबल है, अच्छा उसने एंट्री भी कर दी सैलरी डेबिट पेएबल क्रेडिट, लेकिन जब मांगने गया एम्प्लॉय तो उसने कहा मैं तुम्हें जुलाई में दे देता हूं। आप बताएं भाई जून में टैक्स लगेगा इसमें या जुलाई में अगले साल? जुलाई में अगले साल, बिकॉज इट इज रिसीव्ड इन जुलाई। तो लिखें टैक्सेबल इन जुलाई, क्योंकि रिसीव कब हुई? जुलाई में। प्यार मोहब्बत से समझा दें, साथ वाले को ले लो किताब भाई, तेरी मेहरबानी है। ओके, पॉइंट 2, सैलरी रिसीव्ड बाय एन एम्प्लॉय फ्रॉम एनी एम्प्लॉयमेंट। अगला सफा पॉइंट 2, सैलरी रिसीव्ड बाय एन एम्प्लॉय। जो डब्बा मैं कहूंगा वो आपने पढ़ना है, बाकी नहीं सैलरी के चैप्टर में पढ़ा करना है। ये वैसे ही उन लोगों के लिए किताब बनी हुई है जिन्होंने डायरेक्ट कभी किताब से पढ़ना हो, तो आप लोगों को जो मैं डब्बा कहूंगा सिर्फ वो पढ़ना है, वरना आप डब्बा हो जाएंगे। सैलरी रिसीव्ड बाय एन एम्प्लॉय फ्रॉम एनी एम्प्लॉयमेंट वेदर रेवेन्यू और कैपिटल नेचर। रेवेन्यू नेचर की मिसाल लिख लें मंथली सैलरी, मंथली सैलरी जैसे एक्सपेंसेस होते हैं ना रेवेन्यू और कैपिटल, मंथली सैलरी।
और कैपिटल नेचर की मिसाल लिख लें, गोल्डन हैंडशेक एट रिटायरमेंट, गोल्डन हैंडशेक एट रिटायरमेंट, ये कैपिटल नेचर की मिसाल है। अब कैपिटल नेचर क्या है इसको छोड़ दें फिलहाल। कैपिटल नेचर की सैलरी गोल्डन हैंडशेक का कल हमने न्यूमेरिकल करना है मंडे को। अच्छा, आपको पता होगा एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को सिर्फ हर महीने पैसे नहीं देता, कुछ पैसे और भी देता रहता है, कभी किसी नाम से कभी किसी नाम से, ताकि एम्प्लॉय मोटिवेटेड रहे। वो पैसे कौन कौन से हैं जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को देता है? पे, वेजेस, रेम्यूनरेशन इंक्लूडिंग लीव पे और पेमेंट इन ल्यू ऑफ लीव। ठीक है, लिखें लीव पे और पेमेंट इन ल्यू ऑफ लीव का मतलब, लीव पे और पेमेंट इन ल्यू ऑफ लीव का मतलब लिखें। एम्प्लॉय को 21 दिन छुट्टी अलाउ होती है, एम्प्लॉय को 21 दिन छुट्टी आमतौर पे, ये जनरल रूल नहीं है, आपने भी शायद कभी सुना हो, एम्प्लॉय को आमतौर पे 21 दिन छुट्टी अलाउ होती है। ये 21 का लॉस मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूं, आमतौर पे यही है मार्केट में, एम्प्लॉय को 21 दिन छुट्टी अलाउ होती है। उन दिनों में भी एम्प्लॉयर तनख्वाह देता है। जी बताएं, अब इस पे टैक्स लगेगा या नहीं लगेगा? लगेगा ना, क्यों नहीं लगेगा? लगेगा। उन दिनों में भी एम्प्लॉय, उन दिनों में भी एम्प्लॉयर तनख्वाह देता रहता है। तो ये लीव छुट्टी कराते फिर भी पे मिल रही होती है, इस पे भी टैक्स देना पड़ेगा। ओवर टाइम ज्यादा बैठ गया, 5 बजे तक ड्यूटी थी, 2 घंटे और बैठा, ज्यादा पैसे दे दिए। बोनस, अच्छा काम करने पे बोनस दे दिया, ये भी सैलरी है। फीस, किसी काम की फीस देती। ग्रेचुटी किस वक्त मिलती है? रिटायरमेंट के टाइम पे। ग्रेचुटी प्रोविडेंट फंड और पेंशन में क्या फर्क है? सब्र कर लें, थोड़े दिन आगे चलने दें, फिर देखेंगे ग्रेचुटी पेंशन में और प्रोविडेंट फंड में क्या फर्क है, सब्र कर लें। और वर्क कंडीशन सप्लीमेंट, एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को कहा वो फलां पहाड़ है अफगानिस्तान में, वहां जाके सलाजीत लेकर आओ, एक चीज मिलती है ब्लैक सी। या एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को कहा कि फलां जगह जाओ और जाके जो है वो शेर की मूंछ का बाल लेके आओ, मैंने जड़ी बूटी दवाई बनानी है, उसके अंदर मुझे चाहिए। तो एम्प्लॉय ने कहा कितने पैसे? एम्प्लॉयर ने कहा ₹1,00,000 दूंगा। एम्प्लॉय ने कहा मैं तैयार हूं जाने के लिए। वर्क कंडीशन सप्लीमेंट, वर्क कंडीशन such as for unpleasant or dangerous working condition। ये काम कौन करेगा? शौकत उठा, मैं करूंगा ये काम। कितने पैसे? ₹1,00,000। शौकत ने मैं जा रहा हूं। शौकत चले ना जाना, ओके, बोनस है। ओके, पॉइंट बी, एनी परक्विजिट, परक्विजिट विल बी डिस्कस्ड इन सेक्शन 13। एक साहब हैं नेस्ले में, प्रोडक्शन मैनेजर हैं। मैनेजर कहते हैं या मैनेजर कहते हैं? मैनेजर, ओके। इनकी बेसिक सैलरी है 120,000, हाउस रेंट अलाउंस 60,000, यूटिलिटीज अलाउंस 40,000, entertainment allowance 20,000 per month. What is his gross salary? 2,20,000। नहीं 240 होगा, 240,000। It is his
ग्रॉस सैलरी, इट इज हिज ग्रॉस सैलरी। ओके, अब आप मुझे बताएं लॉ मेकर की क्या इंटेंशन होगी कि कैश अलाउंसेस आर टैक्सेबल या एग्जेम्प्ट? नहीं, एग्जाम नहीं, लूट नहीं बची हुई। लॉ मेकर की क्या इंटेंशन होगी, क्या नियत होगी? अलाउंसेस आर टैक्सेबल और एग्जेम्प्ट? टैक्सेबल। ये तीनों कौन से अलाउंसेस हैं? कैश अलाउंस। एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को घर दिया हुआ है या सिर्फ 60,000 दे रहा है? 60,000। 60,000 देके कहते हैं घर जहां मर्जी ले लो, तुम किराए पे रहो। अच्छा, अगर अब एम्प्लॉय 70,000 वाला घर किराए पे लेता है, किराए पे, तो एम्प्लॉयर की अब जिम्मेदारी नहीं है, क्योंकि कैश अलाउंस हमेशा फिक्स्ड अमाउंट होती है। इसके बाद एम्प्लॉयर एम्प्लॉय से नहीं पूछता कि बताओ कितने वाले घर में रह रहे हो। सिमिलरली एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को कहा कि महीने के 40,000 रुपए बिजली की मद में ले लो। अब बिजली का बिल महीने का आ गया 42,000। अब एम्प्लॉयर 2,000 और देगा, क्योंकि कैश अलाउंस की क्या डेफिनेशन है? अगर महीने का बिल 38,000 आ गया तो एम्प्लॉय 2,000 वापस करेगा? नेवर, कभी वापस नहीं करेगा, क्योंकि ये अमाउंट क्या है? फिक्स्ड अमाउंट है, हर महीने आपको आपके काम के बदले मिल जाया करेगी। तो कैश अलाउंसेस फिक्स होते हैं या वेरिएबल होते हैं? फिक्स होते हैं। और ये टैक्सेबल है या एग्जेम्प्ट है? टैक्सेबल है, सिवाय एक अलाउंस के। सिवाय एक अलाउंस के। एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को कहा भाई इधर आओ, ये ना, ये लो 2,40,000 तुम्हारी इस महीने की तनख्वाह। एम्प्लॉय तनख्वाह लेके बाहर निकल रहा था, दरवाजे पे पहुंचा था कि एम्प्लॉयर ने आवाज मारी, शौकत प्रोडक्शन मैनेजर इधर आओ। वो वापस उल्टे पांव से सीधा, जी सर आपने बुलाया था, पैसे वापस लेने लगे हैं? नहीं, पैसे वापस नहीं लेने लगा तुम्हारे से। ये पकड़ो 1,00,000 रुपया और, ये 1,00,000 रुपया और पकड़ो, ये 1,00,000 रुपया ले जाओ और 3-4 दिन बाद तुमने जाना है जर्मनी। आने जाने का टिकट 40,000, 1 नाइट होटल का स्टे होगा 15,000 और 5,000 खाने के होंगे। वहां पर यह सिखाया जा रहा है कि मशीन कैसे चलाते हैं। मैं सोच रहा हूं तुम्हें भी पता चल जाए मशीन कैसे चलाते हैं, तुम पता नहीं क्या करते रहते हो। तो जाओ जरा कोई बंदे के पुत्र बनो, जाओ जरा कुछ चीज सीख के आओ। कोई देखो जर्मनी वाले कहां पहुंचे हुए हैं, और तुमने अभी तक जो है गुजरांवाला में हमारी फैक्ट्री खोली, बस तुम आगे नहीं बढ़े। तो जाओ जरा सही वाले प्रोडक्शन मैनेजर बन के आओ। हाँ, कमेंट दे दिया आपने इनको? क्या कहे भाई ने? ओके, और कुछ कहना है? अच्छा जी, आप लोग इधर आए। आप बताएं, ये 1,00,000 रुपया एम्प्लॉय की सैलरी में ऐड करके गवर्नमेंट कहेगी इसे टैक्स दो, क्यों? आपका दिल क्यों कह रहा है? आपका हार्ट, HEART, आपका हार्ट क्यों कह रहा है कि इस पे एम्प्लॉय से टैक्स ना मांगा जाए? क्योंकि इससे एम्प्लॉय की जात को फायदा नहीं हुआ, बल्कि वो पैसा सारा का सारा खर्च हो गया। किस चक्कर में? दफ्तर का काम करने के चक्कर में। ये तो दफ्तर के काम से गया था। लेकिन अगर एम्प्लॉयर कहता ये 1,00,000 रुपया पकड़ो, सुने जर्मनी में तुम्हारे कजन की शादी है, 20 बच्चों को लो, जाओ चलो चक्कर लगाओ, कजन की शादी से होके आ जाओ। जी बताएं, फिर दफ्तर के काम से गया था, दफ्तर का कजन है, इसका अपना कजन है। तो बताएं कौन से अलाउंसेस सैलरी में ऐड नहीं होंगे? जो दफ्तर के काम के लिए दिए गए, जो दफ्तर के काम के लिए दिए गए, वो अलाउंसेस सैलरी में ऐड, उन पे टैक्स ही नहीं मांगेगी गवर्नमेंट। गवर्नमेंट क्यों उस पे टैक्स मांगे बेचारे से? अच्छा जी, सिमिलरली राइस के अंदर मिसाल के तौर पे एक साहब हैं, वो जॉब करते हैं, कैशियर हैं, उनकी तनख्वाह है बेसिक सैलरी 30,000, उनको सिर्फ 20,000 रुपया हाउस रेंट अलाउंस मिलता है बस।
50,000 उनकी टोटल तनख्वाह है। प्रिंसिपल साहब ने कहा ये लो 50,000, इधर आओ, ये 5,000 और पकड़ो। कहा जी क्या हुआ? कहा गुजरांवाला के अंदर बच्चे एफएससी के पेपर देके निकल रहे हैं, उधर से ही पकड़ लो जाके, और उनको बताओ एक क्वालिफिकेशन है वो इंशाल्लाह 2 जमा 3.5 5.5 साल में हो जाती है। तो नहीं होती 5.5, आई क्या भी वेबसाइट पे तो ये लिखा है, हाँ दोगी। अच्छा तो 5.5 साल में हो जाती है। 5.5 साल एक मशीन में से गुजरना बनता है, तो बंदा सीए बन के बाहर आ जाता है। तो तुम उधर चले जाओ, एडवर्टाइजमेंट करके आ जाना है। आप बताएं वो 5,000 आने जाने में, खाने पीने में, गुजरांवाला चिड़े, खाने पीने में खर्च हो जाएगा। तो आप बताएं ये भी किस मकसद से दिया गया? ऑफिशियल। क्या ये सैलरी में ऐड करना होना चाहिए? उसकी सैलरी में ऐड, गवर्नमेंट कहे यार इस 5,000 पे भी टैक्स दो, तो कौन से अलाउंसेस सैलरी में ऐड नहीं होते? जो दफ्तर के काम के लिए। एक भाई बोले जो गुजरांवाला जर्मनी वाले हैं। पॉइंट सी, एनी अलाउंस, होगी बात भाई, आपने भी कर दी बात जो करनी थी। हाँ मैं अब पढ़ाऊं, अचीव लोगे। पॉइंट सी, एनी अलाउंस प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर, प्रोवाइड बाय इंक्लूडिंग कोला, कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस, यस इट इज रिटन विद कोला इन बुक्स, कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस कोला, एनी अलाउंस प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर इंक्लूडिंग कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस। कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस भी एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को देता है, हाउस रेंट अलाउंस के अलावा होता है ये क्या कहते हैं इस मद में होता है कि तुम लिविंग स्टैंडर्ड जरा बेहतर करो, नजर आओ तुम प्रोडक्शन मैनेजर हो। ये ना हो कि तुम जो है वो बाहर ऐसे कपड़ों में फिर रहे हो, लोग कहें ये नेस्ले का प्रोडक्शन मैनेजर है। कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस, सबसिस्टेंस अलाउंस, महंगाई, महंगाई, पुराना पाकिस्तान, महंगाई, सबसिस्टेंस अलाउंस, रेंट अलाउंस, रेंट अलाउंस ये हाउस रेंट अलाउंस, यूटिलिटीज अलाउंस, एजुकेशन अलाउंस, एंटरटेनमेंट अलाउंस, ट्रैवलिंग अलाउंस, एक्सक्लूडिंग अलाउंसेस सोलली। अब हम मंडे को न्यूमेरिकल करेंगे इसके आई कैप के पास पेपर, आई कैप के पास पेपर में से ये एडजस्टमेंट ढूंढेंगे जहां जहां दी हुई है, फिर मंडे से न्यूमेरिकल शुरू करेंगे। सोलली कितने रह गए? हाँ, एक्सपेंडेड फॉर परफॉर्मिंग। अगर आपने वो अलाउंस दफ्तर के काम में खर्च कर दिया तो फिर वो सैलरी में ऐड नहीं होगा। ओके, पॉइंट सी में लिखें, अलाउंस मींस फिक्स्ड कैश, अलाउंस मींस फिक्स्ड कैश। और इस बात का मतलब लिखें, इट मीन्स आफ्टर गिविंग अलाउंस एम्प्लॉयर डू नॉट आस्क एक्चुअल एक्सपेंस। एम्प्लॉयर ये नहीं पूछता घर किराए पे कितने पे लिया। इट मीन्स क्या बोले आगे? आफ्टर गिविंग अलाउंस एम्प्लॉयर डू नॉट आस्क, बोले एक्चुअल एक्सपेंस। एम्प्लॉयर एक्चुअल खर्चा नहीं पूछता। एम्प्लॉयर ये नहीं कहता कि भाई तू गया है क्या कहते हैं घर किराए पे ले रहा है, कितने वाला घर किराए पे ले रहा है। एम्प्लॉयर को ये राइट नहीं है पूछने को। ओके, नेक्स्ट पॉइंट डी, भैया रीइंबर्समेंट क्या होती है? रीइंबर्समेंट और अलाउंस में क्या फर्क है? रीइंबर्समेंट वैसे रीइंबर्समेंट पे ना सखी एम्प्लॉयर एग्री करते हैं, कंजूस एम्प्लॉयर एग्री नहीं करते रीइंबर्समेंट पे। एम्प्लॉयर सखी हो ना तो एम्प्लॉयर फिर एग्री कर जाता है। एम्प्लॉयर कहते हैं मैं ना तुम्हें हाउस रेंट अलाउंस दूंगा, ना यूटिलिटीज अलाउंस दूंगा, ना एंटरटेनमेंट अलाउंस दूंगा, बल्कि
तुम्हें चलें सिर्फ एक चीज कर लेते हैं, बल्कि तुम्हें यूटिलिटीज का बिल रीइंबर्स कर दिया करूंगा। अब होगा क्या, सबसे पहले एम्प्लॉय की बेसिक सैलरी में ऐड होगा 1,20,000, वो तो ऐड होगा। इसके बाद एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को कहेगा हाउस रेंट और एंटरटेनमेंट तो फारिग, उसको छोड़ो, बात को सिंपल करते हैं, मैं तुम्हें सिर्फ बिजली के बिल दे दिया करूंगा, बस खत्म, घर गुर का चक्कर रहने दो, एंटरटेनमेंट तुमने क्या करनी, जाओ, तुम्हें सिर्फ मैं बिजली के बिल दिया करूंगा। अब हुआ क्या करेगा, ये फिगर हर महीने चेंज हुआ करेगी। जून जुलाई अगस्त के महीने में ये 40 की बजाय 90,000 रुपए पहुंची होगी। घर वाले कहेंगे राज्य के एसी चलाओ, दफ्तर का एसी, तो ये फिगर 90,000 रुपए पहुंची होगी। ठीक है, दिसंबर के महीने में गीजर चल रहा होगा बिजली पे, तो बिल 70,000 रुपए पहुंचा होगा। हीटर चल रहा होगा बिजली वाला, बिल 80,000 रुपए पहुंचा होगा। लुट बची होगी, हर कमरे में अलग अलग गीजर लगा होगा, इंस्टेंट गीजर उसका नाम होगा जी। अब बताएं, एम्प्लॉयर बाद में तौबा कर लेगा, मैं रीइंबर्समेंट नहीं करता। बहरहाल आप बता दें, हर महीने 40,000 ऐड होगा या हर महीने जो बिजली का बिल आएगा वो ऐड होगा? इसको क्या और इसमें तो पूछेगा ही हमेशा उससे, ये बिल लाओ, जमा कराए हो जी, जमा कराए हो, मुझे आके जमा करा दो। एम्प्लॉयर को बिल आके दिखाएगा, एम्प्लॉयर उतने ही पैसे उसको दे दिया करेगा। 1,20,000 के अलावा होंगे, ये बेसिक सैलरी के अलावा होंगे, तो वही अमाउंट जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को दे रहा है वो सैलरी में ऐड कर दी जाएगी। लेकिन ये रीइंबर्समेंट फिक्स अमाउंट होगी या वेरिएबल? वेरिएबल, हर महीने डिफरेंट होगी। एन एक्सपेंस ऑफ एन एम्प्लॉय, असल में खर्चा किसका है? एम्प्लॉय के घर का बिल है। एन एक्सपेंस ऑफ एन एम्प्लॉय इट इज पेड और रीइंबर्स बाय, इसको पे या रीइंबर्स कौन कर रहे हैं? एम्प्लॉयर। रीइंबर्स का मींस पहले वो खर्चा करेगा, बाद में आके बिल जमा कराएगा, फिर उसको पैसे मिल जाएंगे। लेकिन भाई इसमें भी तो ऐसा हो सकता है कि कोई रीइंबर्समेंट सैलरी में ऐड ही ना हो, कोई रीइंबर्समेंट सैलरी में ऐड ही ना हो। उसकी मिसाल वही मिसाल, लो भाई 1,20,000 रुपए लो। अच्छा भाई जून का बिजली का बिल कितना आया है? एम्प्लॉय शर्माते हैं, सर 80,000। तो लुट मच गया, चलो ठीक है कोई मसला नहीं, ये लो 1,20,000 रुपए बेसिक सैलरी और 80,000 रुपए बिजली का बिल, 2 लाख रुपए लेके एम्प्लॉय निकल रहा था। शौकत इधर आना। जी सर आपने बुलाया मुझे, कोई बात थी? शौकत कान इधर करो। शौकत इस दफा ना तुम चाइना चले जाओ। सर चाइना कहते हैं। अच्छा शौकत छोड़ो परे। कई दफ़ा लोग होते हैं अंगूठा लगाना उनको आता है और उन्होंने 2-2 लाख रुपए लोगों को नौकरी पे रखा होता है और खुद सिर्फ इनको अंगूठा लगाना आता है, अनपढ़ होते हैं लेकिन अरबों के मालिक होते हैं। ओके, तो तुम चाइना चले जाओ, मैं तो कह रहा था, तो पैसे मैं तुम्हें नहीं दे रहा, तुम ऐसा करना बिल संभाल के रखना, ठीक है? बेहतर है जहाज से चले जाओ, बेहतर है जहाज से चले जाओ, जहाज पकड़ना और जहाज से जाना, वहां जाके चाइना के किसी होटल में रहना और ध्यान से रखना, फिर खाने खूने सही वाले खाना और खाने खा के वापस आ जाना, बिल संभाल के रखना और बिल मुझे लाके जमा करा देना। जो तुम्हारा खर्चा होगा वो सारा मैं तुम्हें क्या कर दूंगा? रीइंबर्स कर दूंगा। सुने चाइना वालों को मशीनें चलानी सही आती हैं, तो जर्मनी से मैंने देख लिया तुम क्या सीख के आए हो, इस बार चाइना में चले जाओ। अब आप मुझे बता दें कि ये जो खर्चा इसका आने जाने का होगा, इसके बिल आके किसे जमा कराएगा? अब जाने से पहले पैसे नहीं मिलेंगे, कभी एडवांस मिल जाता है जाने से पहले, लेकिन इन एनी केस वो एंड पे जरूर पूछेगा कि शो मी द एक्चुअल बिल्स सो दैट आई कैन रीइंबर्स। इस रीइंबर्समेंट को सैलरी में क्यों नहीं ऐड करेंगे? क्योंकि ये सारी किस्में एक्सपेंड हो गई, सारी किस्में खर्च हो गई ऑफिशियल बिल। पढ़े जी? हाँ ओके ही करने लगा, हाथ धो गया, बहुत चेती है, मुझे पता है आपको बहुत खुशी है। आज पढ़ा हुआ रिवाइज करेंगे और संडे को फिर पूरा पिछला सारा, इसकी खुशी होती है बंदे को। पॉइंट डी, अदर देन रीइंबर्समेंट फॉर परफॉर्मिंग ऑफिशियल ड्यूटीज। रीइंबर्समेंट जो ऑफिशियल ड्यूटीज वाली है वो इसमें रिकॉर्ड नहीं होगी, वो सैलरी का पार्ट नहीं बनेगी। दोनों बातें सेम है, उधर भी सेम बात है, इधर भी सेम बात है।
और एक और बात जिससे सुन के आपके पाँव में सेम आ जाएगी नीचे, दल दल। मंडे को क्लास में ज़रूर भी ज़रूर 10 मिनट में कोशिश करूँगा आखिर में स्पेयर किए जाएं। उस 10 मिनट के अंदर आपसे टैक्स क्रेडिट्स के चैप्टर में से कुछ भी लिखवाया जाएगा और वो मैं आपका चेक करूँगा जो भी आपसे लिखवाया जाएगा। तो टेस्ट के लिए तो आपने तैयार करना ही है इसके साथ, ताकि हकीकत आपकी इधर ही लाइव खुल जाए 7 साल के सामने। टैक्स क्रेडिट्स को अच्छी तरह रट्टा मारना है आप।